नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सिलेक्शन क्लासेस में। मैं नितिन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। और कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, बहुत ही बढ़िया लोग, मज़ेदार होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों मैं भी बहुत ही अच्छा हूं। तो मेरे प्यारे साथियों, एक क्लास अपनी हो चुकी थी और ये सेकेंड क्लास है। मोहम्मद गोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान के बारे में आज हम पढ़ेंगे और इसका एक क्लास हो चुकी है, सेकंड क्लास है। तो मेरे प्यारे बच्चों, होता क्या है, जब मोहम्मद गोरी ने जब गुजरात पर अटैक करता है और वहाँ पर जो राजा हुआ करते थे वो भीमराज द्वितीय या मूलराज द्वितीय थे। और ये बहुत ही छोटे हुआ करते थे। तो यहाँ पर जो शासक है वो नायका देवी, इनकी माता जी का नाम था नायका देवी, वो यहाँ का शासन चला रही थी। और 1178 ईस्वी में जब इसने आक्रमण किया तो इन्होंने आबू पर्वत को पार नहीं, आबू जो पर्वत था, टाबू पर्वत, उसको जो है ना आगे बढ़ने नहीं दिया है मोहम्मद गोरी को, और इसे पीछे हटने के लिए मजबूर कर देती हैं। मेरे प्यारे बच्चों, होता क्या है, जब पीछे हटने पर मजबूर कर दिया तो इसने अपने देश तो नहीं जाता है, लेकिन ये वहां से निकल जाता है पंजाब के लिए और पंजाब पर भटिंडा किले पर आक्रमण करता है और भटिंडा किले पर ये अपना अधिकार जमा लेता है। भटिंडा किले पर जब अधिकार जमा लिया और यहाँ से वह रणनीति बनाने लगा और सोचा कि अब क्यों ना हम दिल्ली और राजस्थान की तरफ बढ़ें, क्योंकि ये केंद्र बिंदु हुआ करते थे। क्योंकि उसे पता था जब तक हम राजस्थान और दिल्ली को नहीं जीतेंगे तब तक हम पूरे भारत पर कब्जा नहीं कर पाएंगे। इस वजह से उसका दिल्ली और राजस्थान का जीतना बहुत ही महत्वपूर्ण था दोस्तों। और दिल्ली और राजस्थान का जो शासक था उस टाइम पे, तो वो पृथ्वीराज चौहान हुआ करते थे। पृथ्वीराज चौहान यहाँ पर शासक थे। पृथ्वीराज पृथ्वीराज चौहान पृथ्वीराज चौहान तृतीय यहाँ के शासक हुआ करते थे। इनके अंडर में शासन चल रहा था और ये कोई साधारण राजा नहीं थे। तो दोस्तों ये बहुत ही शक्तिशाली थे। और सबसे बड़ी बात होती है क्या, इनके जब पिताजी की डेथ हो गई तो ये इन्होंने गद्दी जो है ना अपनी 11 साल की उम्र में गद्दी संभाल ली थी। 11 साल की उम्र में जब इन्होंने गद्दी संभाली, सबसे बड़ी बात आती है कि भाई जो ये पृथ्वीराज चौहान थे, एक तो बात आती है पृथ्वीराज चौहान जब इनका जन्म होता है 1167-68 के आसपास में इनका जन्म होता है। जब इनका जन्म हुआ मेरे प्यारे साथियों, और जन्म के बाद कुछ दिन बाद इनके पिताजी जो थे उनकी मृत्यु हो जाती है। इनके जो पिताजी थे, इनके पिताजी जो थे, पिताजी का नाम था पिताजी पिताजी का नाम था सोमेश्वर। सोमेश्वर सोमेश्वर इनके पिताजी का नाम था। और इनके पिताजी, ऐसा बताया जाता है, ये जो सोमेश्वर जी जो है ना, और कन्नौज के राजा जचन ये सालू हुआ करते थे। और ये पृथ्वीराज चौहान जो है ना, और कन्नौज के जो राजा वो फपोरी मौसेरे थे, ऐसा बताया जाता है। लेकिन होता क्या है, जब ये गद्दी पर बैठे 11 साल की उम्र में गद्दी इन्होंने संभाली, तो इनका कुछ आपसी राजाओं में विवाद चल रहा था। अपने अड़ोस पड़ोस के शासकों में इनका विवाद चल रहा था। जैसे कि एक तो इनके घर में ही फूट डली हुई थी। घर में इनके जो चाचा हुआ करते थे, चाचा इनसे बहुत खिलाफ हुआ करते थे और सोचते थे इनके चाचा जी कि भाई इस बच्चे को गद्दी दे दी, जबकि गद्दी का सही हकदार मैं था। लेकिन गद्दी पे किसने बैठा दिया है, तो गद्दी पर पृथ्वीराज चौहान को बैठा देते हैं। मेरे साथियों, होता क्या है, जब चाचाओं में इनका विवाद चल रहा था, तो एक तो सबसे बड़ा विवाद यही था कि चाचा से विवाद है। दूसरा इनका जो विवाद चल रहा था, दूसरा विवाद इनका चल रहा था कन्नौज से। कहां से? कन्नौज से। कन्नौज से इनका विवाद चल रहा था। और कन्नौज में कौन राजा हुआ करते थे उस टाइम पे? कन्नौज के जो शासक थे, कन्नौज के शासक कन्नौज के जो शासक थे वो थे जयचंद।
जयचंद यहाँ के शासक हुआ करते थे, तो जयचंद और इनकी बनती बिल्कुल भी नहीं थी। जयचंद और इनकी बिल्कुल भी नहीं बनती थी। उसका भी रीजन मैं बताऊंगा क्यों नहीं बनती थी। रीजन उसका ये था कि ऐसा कुछ लेखककारों ने बोला है, बताया गया है कि भाई पृथ्वीराज चौहान और जयचंद की लड़की संयोगता में आपस में प्रेम चल रहा था कि जब एक स्वयंवर रखा गया है कि हमारी उनकी बेटी का विवाह के लिए जब स्वयंवर रखा गया है, तो उस स्वयंवर में सभी राजाओं को बुलाया गया था, लेकिन उस वक्त जो है ना पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया गया था उस स्वयंवर में। तो इनको बहुत ही ज्यादा अपनी बेइज्जती का एहसास हुआ कि भाई इस तो प्रकार से हमारी बेइज्जती की जा रही है और हमको उसमें बुलाया नहीं गया है। और इधर होता क्या है, और इनको जब नहीं बुलाया जाता है तो इनका जो एक स्टेचू बना करके दरबारी जहां पर खड़े हुआ करते थे, जहां पर जूते चप्पलें उतारी जाया करती थी, वहां पर इनका स्टेचू बना करके और खड़ा कर दिया जाता है। जब संयोगता पूरे चारों राजाओं को तरफ घूम करके आती हैं और उन्होंने इनकी वीर गति के, इनकी जो शक्ति है, इनकी जो ताकत के बारे में पता चल जाता है कि भाई ये तो बहुत ही महान शासक है, और ये इनसे भी प्रेम करने लगती है। कौन? संयोगता। संयोगता किससे प्रेम करती है? तो पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करने लगती हैं। और ये किसकी बेटी थी? इनकी बेटी थी जयचंद की संयोगता। तो दोस्तों जब ऐसा होता है तो पता चलता है कि भाई पृथ्वीराज चौहान का स्टेचू बना दिया गया है, लेकिन सब जगह से वो घूम कर जब जाती हैं संयोगता, उन्हें कोई भी पसंद नहीं आता और जाकर के वो स्टेचू के गले में वरमाला डाल देती हैं। ये बात पृथ्वीराज चौहान को पहले से इन्होंने लेटर में लिख करके भेज दिया था, पता कर लिया था, तब उस टाइम पे लेटर ही चलते थे, तो इन्होंने अपनी फौज को पहले से छुपा रखा था। और वो घोड़े से आते हैं और घोड़े से आकर के संयोगता को उठाते हुए अपने साथ में ले जाते हैं। तो ये कुछ कारण से विवाद चल रहा था, तो कुछ पुराना भी विवाद हुआ करता था इनका गद्दी को लेकर के, कुछ वो विवाद भी चल रहा था। तो ऐसे बहुत सारे विवाद थे। इधर बुंदेलखंड में एक राजा हुआ करते थे बुंदेलखंड में, परमारी देव एक राजा हुआ करते थे। और इन राजा से भी इनका पृथ्वीराज चौहान का विवाद चल रहा था। लेकिन दोस्तों परमाली देव जो राजा हुआ करते थे, इतना ज्यादा जिक्र इनके बारे में तो नहीं बताया गया है, लेकिन इनके एक दो बहुत ही बड़े और महान और शक्तिशाली सेनापति हुआ करते थे, जिनका नाम था आला और उदल। कौन थे ये? तो ये इनके सेनापति हुआ करते थे परमाली देव के, जिनका नाम था आला और उदल। आला उदल दो इनके सेनापति हुआ करते थे। तो इनके बारे में जिक्र किया गया कि भाई पृथ्वीराज चौहान की इनसे भी नहीं बनती थी, तो आसपास के क्षेत्र थे, आसपास के जो राज्य थे, उनसे इनका विवाद चल रहा था। तो इस वजह से पृथ्वीराज चौहान को बहुत ही मुसीबतों का सामना भी करना पड़ रहा था। मेरे साथियों होता क्या है, जब 1182 ईस्वी में युद्ध होता है परमाली देव आला उदल के मध्य और पृथ्वीराज चौहान के मध्य में, ये युद्ध होता है 1182 ईस्वी में। तो बताया जाता है ये युद्ध बहुत ही भीषण युद्ध रहा था। इसके पहले जितने भी युद्ध हुए हैं बुंदेलखंड के राजा आला उदल के मध्य और पृथ्वीराज चौहान के मध्य, हर युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ा था। हर युद्ध में इनको सामना करना पड़ा था अपनी हार का। इन्हें यहां तक कि घुटनों पर बैठने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन यह युद्ध ऐसा था 1182 ईस्वी का कि इस युद्ध में आला और उदल क्या होते हैं दोस्तों, तो ये मारे जाते हैं। इस युद्ध में ये मारे जाते हैं। इनके जो सेनापति थी मलखान थे, आला उदल थे, ये सब मारे जाते हैं इस युद्ध में। पर बताया जाता है जब इसका जो अंतिम परिवार निकलता है तो परमाली देव ने घुटनों पर बैठ करके मुंह में दबा करके इनसे माफी मांगी थी। उस वक्त इन्होंने जिंदा छोड़ा था।
तो दोस्तों ऐसे ही कुछ इनके विवाद चल रहे थे और उसी वक्त होता क्या है, 1191 ईस्वी में, कब 1191 ईस्वी में 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य युद्ध होता है। युद्ध तो बहुत सारे हुए हैं, ऐसा बताया जाता है, कुछ इतिहासकारों ने बताया है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को युद्ध भूमि में 17 बार हराया था। ऐसा बताया जाता है कि 17 बार युद्ध भूमि में उसको धूल चटाई थी। किसने? पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, जब पहला युद्ध जब 1191 ईस्वी में तराइन का युद्ध होता है, तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और वर्सेस मोहम्मद गोरी के मध्य जब ये युद्ध हुआ तो दोस्तों बताया जाता है ऐसा कि इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को बहुत ही बुरी तरह से हराया था, उठा उठा के पटका था, फुटबॉल की तरह फेंका था। बहुत बुरी तरह से युद्ध हारा था मोहम्मद गोरी और उसे हार का सामना करना पड़ा। और यहां पर होता क्या है दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को पकड़ के लाते हैं अपने फोर्ट में, अपने किले में, और जहां पर उसे सजा दी जाती है वहां पर खड़ा किया गया और उसको बोला गया कि भाई देख, तेरी अंतिम इच्छा क्या, अगर आप माफी मांग लेते हो तो हम तुम्हें जिंदा बख्श देंगे, और अगर माफी नहीं मांगते हो तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें कोई यहीं पर मौत दे दी जाएगी। तो यहां पर मोहम्मद गोरी ने बताया जाता बहुत ही सूझबूझ करके काम लिया और उसने ऐसे ही घुटनों पर बैठ करके मुंह में जूड़ा दाब करके और माफी मांग ली थी पृथ्वीराज चौहान ने। और कुछ लोगों ने भी ये कहा, उनके मंत्री संतरी जो हुआ करते थे कि महाराज ये विदेशी व्यक्ति है, इनका कोई भरोसा नहीं, अपन अपनी परंपराओं पर अटल हैं, अपन अपनी परंपराओं से अवगत हैं, अपने देश का कोई राज्य का राजा होता तो ये चीजें उन पर अमल होती है, लेकिन बाहरी व्यक्ति पर बिल्कुल नहीं। लेकिन पृथ्वीराज चौहान वहां पर बताते हैं कि भाई अगर हम अपनी परंपराओं को भूल जाएंगे तो फिर ये कैसे क्या होगा, तो नहीं, हम इसको जिंदा छोड़ देंगे, और अगर दोबारा से अटैक करेगा तो हम इसके लिए हमारी भुजाएं का बल जो है ना कम नहीं होगा। तो ये माफी मांग लेता है मोहम्मद गोरी और माफी मांग करके वो चला जाता है, लेकिन ये अपने देश में नहीं जाता है। और दोस्तों वहीं पर क्या होता है, और ये फिर से 1 साल के अंदर रिटर्न वापस आ जाता है, अपनी सेना मजबूत करके अपनी वापस आ जाता है। दोस्तों इनके 3 गुलाम भी हुआ करते थे मोहम्मद गोरी के, एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, दूसरा नासिरुद्दीन कुबाचा था, तीसरा यल्दुज था। ये 3 गुलाम हुआ करते थे मोहम्मद गोरी के, और इन तीनों गुलामों ने इनके साथ में मिलकर के उसमें मोहम्मद गोरी ने क्या करता है दोस्तों, एक रणनीति बनाता है और फिर घूम घाम के उधर ही आ जाता है और इधर अपने वो एक चिट्ठी लिख करके भेजता है पृथ्वीराज चौहान को और बोलता है कि भाई हमें जो ना हमसे युद्ध करिए या फिर अपना ये किला खाली कर दीजिए, हम आप अधिकार कर रहे हैं दिल्ली पर। लेकिन पृथ्वीराज चौहान फिर सेना सजाने की तैयारी चलने लगी और युद्ध भूमि में पहुंचने से पहले जैसे पहुंचते हैं, तंबू वगैरह गाड़ते हैं, उधर से फिर उसने एक लेटर लिखता है और अपने दूत के जरिए भेजता है और कहता है कि माफ करिए, हम आपसे युद्ध नहीं करना चाहते, हमारी सबसे बड़ी भूल है, और हमारा वापस लौटने का कारण ये है कि हमारा एक बड़ा भाई है गयासुद्दीन गोरी। कौन? गयासुद्दीन, इसी का बड़ा भाई था, मोहम्मद गोरी का भाई का नाम था गयासुद्दीन गोरी था। और गयासुद्दीन गोरी ने बताते हैं कि गयासुद्दीन गोरी ने हमसे बहुत ही निर्लज्ज का व्यवहार किया है और हमको मारा पीटा भी है, तो वो हमको घुसने नहीं दे रहा, इसलिए हमको वापस रिटर्न आना पड़ा। तो हम आपसे माफी चाहते हैं, हमें यहाँ थोड़े दिन रुकने के लिए इजाजत दे दें और उसके बाद में फिर हम अपना कहीं और अंत देखेंगे।
पर पृथ्वीराज चौहान ने इस चीज को मान लेते और उसको रहने के लिए आज्ञा दे देते। इतने में उसने अपनी शक्ति जो है ना बहुत ही मजबूत कर ली। और इधर होता क्या है दोस्तों, 1192 में फिर से तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। द्वितीय युद्ध किस किस के मध्य? फिर से वही पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गोरी, इनके मध्य जो है ना फिर से युद्ध होता है। और युद्ध होता बताया जाता है, ये युद्ध उसने बहुत ही रणनीति के साथ में युद्ध जीता था। कि बताया जाता है कि भाई इधर तो सभी लोग सो रहे हैं, उधर इसने क्या किया मोहम्मद गोरी ने कि रात के समय था कि अलाव जला दिया। अलाव का मतलब आग जला दी, बहुत भयंकर आग जलाई उसने जगह जगह पर अपने पड़ाव के पास में, जहां उसके पड़ाव लगे हुए थे। तासे पृथ्वीराज चौहान का कोई भी व्यक्ति देखे या स्वयं वो पृथ्वीराज चौहान ही क्यों ना देखे, उनको लगा कि इनकी सेना जो है ना अलाव में ताप रही है, अपने हाथ पैरों को सेक रही है, गर्म कर रही है। ये इस भूल में बने रहे। उधर उसने दूसरी साइड से अपनी सेना से आक्रमण करवा लिया। और इधर होता क्या है, जब इन्होंने रणनीति बनाई, इनको पता चला कि हमारे ऊपर अटैक हो जाता है, और ये पृथ्वीराज चौहान अपने मंत्री संतरियों को बुलाते हैं और सबको इकट्ठा करते हैं युद्ध के लिए। लेकिन इनका एक व्यक्ति छूट करके ये मना करता है कि युद्ध करने के लिए इनका एक व्यक्ति था, तो वो जाकर के मिल जाता है कहाँ, मोहम्मद गोरी के साथ में मिल जाता है। इधर की सारी खबरें उसने बता दी गई थी। और ऐसा भी बताया जाता है कुछ किताबों में कि यहाँ पर साथ जो है ना जयचंद ने भी मोहम्मद गोरी का साथ दिया था और पृथ्वीराज चौहान को षड्यंत्र के स्वरूप मारा गया था। एक बात ये भी रहती है कि जब 1182 में अलाउद्दीन के साथ में प्रणाली देव के साथ में युद्ध होता है, तो उस वक्त चंदेलों का साथ जो है ना किसने दिया था, जयचंद ने। जयचंद के भतीजे हुआ करते थे दो, एक तो लाखन और एक भतीजा और हुआ करता था। तो उस युद्ध में लाखन जी उनके भतीजे तो मारे गए थे, तो वो कुछ उस चीज का भी बदला इनको लेना था। तो उस चीज के बारे में उन्होंने इनका साथ दिया। और बताया जाता है भाई कुछ मंत्री मिल जाते, कुछ फौजी अपनी अपनी किले में ही छोड़ के जाते हैं सुरक्षा के लिए। पता चला कि हम उससे युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, इधर पता चलता है कि दूसरे राज्य ने, हमारे पास आपसी बगल वाले राज्य ने, किसी ने हम पर अटैक कर दिया और हम कहेंगे नहीं। तो ये पूरी फौज लेकर के नहीं जा पाते हैं। और 1192 में ये तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। इस युद्ध में बताया जाता है कि ये मारे जाते कौन, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान क्या होते हैं, इस युद्ध में मारे जाते हैं। एक व्यक्ति थे, इनके यहाँ पर दरबारी थे, इन्हीं के यहाँ पर एक दरबारी हुआ करते थे पृथ्वीराज चौहान के यहाँ पे, मिन्हाज उस सिराज एक व्यक्ति हुआ करते थे पृथ्वीराज चौहान के दरबार में। पृथ्वीराज चौहान मिन्हाज उस सिराज नाम का एक व्यक्ति था जो उनके यहाँ दरबारी था। इसने एक पुस्तक लिखी, इसका नाम था तबाकत ए नासरी। नासरी नाम की एक पुस्तक लिखी और ये बताता है मिन्हाज उस सिराज इस पुस्तक में के जरिए कि पृथ्वीराज चौहान को जो है ना, पृथ्वीराज चौहान तृतीयों को गोरी इसी युद्ध में पकड़ता है और पकड़ करके उसी युद्ध में इनको क्या कर देता है दोस्तों, मार देता है। कौन, मोहम्मद गोरी। ये किसने बताया, ये बताया मिन्हाज उस सिराज ने। कौन सी पुस्तक में, तो तबाकत ए नासरी में। ठीक है ना, यहां तक समझ में आया सभी लोगों को? अगर समझ में आया तो एक बार थम कर दो, है ना। तो दोस्तों मैं कहता हूं कि आज की जो है ना क्लास अपनी यहीं पर रखते हैं। बाकी की
क्लास जो ना अगले क्लास में मिलेगी आगे की। तो दोस्तों इंतजार करिए अगली क्लास का, और मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।